नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुंदर एग्जाम क्रैकर में। इससे पिछली क्लास में हमने 6 नंबर क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन कवर किए थे। अब हम बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन से। तो देखते हैं संविधान की प्रस्तावना किसे प्रतिबिंबित करती है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं किसे प्रतिबिंबित करती है। ऑप्शन इसका सी सही है, संविधान निर्माताओं के उद्देश्य को। ठीक है, संविधान निर्माताओं के उद्देश्य को, इस चीज को आप समझ रहे होंगे। देखो प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना में जो बातें लिखी हैं वो डॉक्टर अंबेडकर और बाकी संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनके विजन को दिखाती है, यानी प्रतिबिंबित करती हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब संविधान क्यों बना, उसका उद्देश्य क्या है, वही प्रतिबिंबित होता है। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, 42वें संशोधन में। ठीक है, देखो मूल संविधान में ये शब्द नहीं था, ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, ये जब मूल संविधान है उसमें ये शब्द नहीं था। ये 42वें संशोधन में 1976 में इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी सरकार ने जोड़ा था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। ठीक है, चलिए आपका ये क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या घोषित किया गया है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को क्या घोषित किया गया है, गणराज्य घोषित किया गया है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, गणराज्य घोषित किया गया। ठीक है, एक चीज इसमें और ध्यान रखना कि जो रिपब्लिक है यानी कि जो गणराज्य है, इसका मतलब देश का प्रमुख चुना हुआ होता है। ठीक है, गणराज्य का मतलब क्या होता है कि देश का प्रमुख चुना हुआ होता है, यानी कि कोई राजा रानी नहीं होता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है। ठीक है, भारत में क्या है, राष्ट्रपति चुना जाता है। इसलिए भारत क्या है, रिपब्लिक, यानी भारत क्या है, गणराज्य है। इस चीज को याद रखना। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय राज्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, एक चीज में ये समझना कि प्रस्तावना में यही 4 वैल्यू जो हैं लिखी हैं, यही 4, यानी कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो प्रस्तावना में यही 4 चीजें लिखी हैं। इनसे समाज में बैलेंस बना रहता है, इस चीज को याद रखना। और जो संविधान है, यही चीज, ये चारों चीज जो है ये संविधान का लक्ष्य है। ठीक है, और इससे समाज में क्या होता है, बैलेंस बना रहता है, यानी कि संतुलन बना रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारतीय संविधान में संघीय संरचना का क्या मतलब है। तो संघीय संरचना का क्या मतलब है, केंद्र और राज्य में शक्ति बांटना। ठीक है, तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, यानी ऑप्शन बी सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है, बी सही है। इस चीज को याद रखना। ठीक है, अगर हम इसका बात करते हैं पावर डिवाइड। ठीक है, पावर डिवाइड, पावर डिवाइड। ठीक है, पावर डिवाइड किसमें, सेंटर, सेंटर प्लस स्टेट। ठीक है, तो क्या संघीय संरचना का क्या मतलब होता है, पावर डिवाइड किसमें, सेंटर एंड स्टेट में। ठीक है, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन करना। ठीक है, पावर डिवाइड करना, इस चीज को आप समझ गए होंगे। भारत में जो सरकार 2 स्तर पर काम करती है, इस चीज को याद रखना। भारत में जो सरकार है वो 2 स्तर पे काम करती है। ये चीज आप बहुत अच्छे से जानते भी होंगे कि वो स्तर कौन कौन से हैं, एक केंद्र और राज्य होता है। ठीक है, केंद्र और राज्य होता है, इस चीज को आप जानते होंगे, केंद्र और राज्य होता है। उनके अधिकार बांट दिए गए हैं, इसे ही फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। इस चीज को याद रखना। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं, इस चीज को याद रखना, यानी संघीय संरचना कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारतीय संविधान में शक्तियों का वितरण किन सूचियों में किया गया है। तो कौन सी सूची है, वो सूची है ऑप्शन बी, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। ठीक, इस चीज को याद रखना आप अच्छे से। 13 नंबर की बात करते हैं। भारत की संघीय संरचना को किस देश के संविधान से प्रेरणा मिली है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, इसका आप आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जो संघीय ढांचा है, ठीक है, इस ढांचे को किस देश के संविधान से प्रेरणा मिली है। तो कौन सा देश है, वो देश है कनाडा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। कौन सा देश है, कनाडा है। जो भारत की फेडरल स्ट्रक्चर है वो कनाडा से लिया गया है। ठीक है, हालांकि यूएसए भी फेडरल है, इस चीज को याद रखना। जो यूएसए है
वो भी फेडरल है, लेकिन भारत का सिस्टम कनाडाई मॉडल से ज्यादा मेल खाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। संघीय संरचना में विवादों का निपटारा कौन करता है? ठीक है, संघीय जो संरचना है उसमें विवादों का निपटारा कौन करता है? तो कौन करता है? वो उच्चतम न्यायालय करता है। इस चीज को याद रखना, कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, अगर केंद्र और राज्य के बीच कोई झगड़ा होता है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है। ये संविधान का संरक्षक है, इतना याद रखना। सुप्रीम कोर्ट क्या है? संविधान का संरक्षक होता है। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था को सहकारी संघवाद क्यों कहा जाता है? जो भारतीय संघीय व्यवस्था है उसको सहकारी संघवाद क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो ये क्यों कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। इसका जो आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, बाकी हम आपको बता रहे हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए, केंद्र और राज्य के बीच सहयोग के कारण। ठीक है, इस चीज को याद रखना बहुत अच्छे से। ठीक है, अच्छा, इस सहयोग का मतलब क्या है? सहयोग का मतलब ये है कि सेंटर प्लस स्टेट एक साथ काम करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया है भारतीय संविधान में किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था है? जो भारतीय संविधान है इसमें किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था है? ठीक है, तो किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था है? आप देख रहे होंगे ऑप्शन बी, यानी कि संसदीय प्रणाली। ठीक है, क्या है? संसदीय प्रणाली है। अगर आपसे बात की जाए सिस्टम किस प्रकार का है, तो आप राइट आंसर क्या देंगे? संसदीय प्रणाली। ठीक है, यानी कि भारत में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति नॉमिनल हेड होता है, लेकिन असली पावर प्रधानमंत्री के पास होती है। असली पावर क्या है? प्रधानमंत्री के पास होती है। इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो संसदीय प्रणाली है, अभी हमने बात किया क्वेश्चन नंबर 16 में कि संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आए हैं और सीधा एग्जाम में आएंगे। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन सभी एग्जामों में ये पूरी तरह से हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है, अब बात करते हैं कि लोकसभा में बहुमत खोया सरकार गिर सकती। कहने का मतलब प्रधानमंत्री जी जो हैं, अगर लोकसभा जो होता है, उस लोकसभा में अगर इन्होंने अपना बहुमत खोया तो सरकार गिर सकती है। ठीक है, यानी कि यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि पीएम को संसद का विश्वास चाहिए। इस चीज को आप समझ रहे होंगे, इसीलिए प्रधानमंत्री उत्तरदायी होता है। ठीक है, किसके प्रति? संसद के प्रति। इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। संसदीय सरकार की विशेषता क्या है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। संसदीय सरकार की विशेषता क्या है? ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या है? कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। कार्यपालिका जो होता है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, और जैसे पीएम और मंत्री सांसदों के जवाब में होते हैं। ठीक है, जो पीएम होता है और मंत्री होते हैं वो सांसदों के जवाब में होते हैं। यही पार्लियामेंट्री सिस्टम की खास बात है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में बताया गया है कि भारत में मंत्रिपरिषद किसके नेतृत्व में कार्य करती है? जो मंत्रिपरिषद होती है वो किसके नेतृत्व में काम करती है? तो आप सीधा आंसर देंगे ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करती है। ठीक है, किसके नेतृत्व में? प्रधानमंत्री, यानी कि आपसे पूछा जाए तो काउंसिल हेड, तो आप क्या कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए काउंसिल हेड, तो आप क्या कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इस चीज को याद रखना अच्छे से। अब सारे मंत्री मिलकर काउंसिल बनाते हैं, इस चीज को याद रखना। सारे मंत्री जो हैं, सारे मंत्री मिलकर क्या करते हैं? काउंसिल बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? काउंसिल बनाते हैं। और उस टीम का लीडर होता है, कौन सी टीम का? जो काउंसिल बनाया जाता है उस टीम का लीडर होता है कौन? प्रधानमंत्री। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। संसदीय प्रणाली में सरकार का पतन
कब होता है, जो संसदीय प्रणाली होती है उसमें सरकार का पतन कब होता है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है, संसद में बहुमत खोने पर। क्या होता है, संसद में बहुमत खोने पर, ठीक है, अभी इसको हमने देखा है, ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है। अगर सरकार के पास लोकसभा में रिक्वायर्ड सीट नहीं रहती हैं, जितनी रिक्वायर्ड सीट होती हैं वो नहीं रहती हैं, तो वो गिर जाती हैं, ठीक है, इस चीज को आप समझ गए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में शामिल है। वाह, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो होता है वो किस भाग में शामिल है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर आप तुरंत दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, भाग 3 में है, ठीक है। किसमें है, भाग 3 में। अगर आपसे पूछा जाए राइट्स, तो आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं RIG, ठीक है। राइट्स, राइट्स किस में है, पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 3 में। इस चीज को आप अच्छे से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि पार्ट 3 जो है भारत का मैग्ना कार्टा भी है, यानी कि हम पार्ट 3 को क्या कहते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है। यहीं से नागरिकों को प्रोटेक्शन मिलती है, इस चीज को याद रखना, इसी भाग से नागरिकों को क्या है, प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। आशा करता हूँ कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, क्लियर, ठीक है। और आपके सामने सभी एग्जाम लिखे हुए हैं, जिन जिन एग्जामों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। मौलिक अधिकार किसके द्वारा संरक्षित है, तो ये आंसर इसका तो बहुत अच्छे से पता होगा, किसके द्वारा संरक्षित है, ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। देखो, अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप सीधे अदालत में जा सकते हैं, ठीक है। अदालत में कहाँ, SC प्लस HC, यानी सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार शामिल हैं, तो कितने मौलिक अधिकार शामिल हैं, 6, कितने हैं, 6। इस चीज को याद रखना। देखो एक चीज इसमें बच्चों में लेके एक मत होती है, ठीक है, थोड़ा ऐसे बच्चे भी हैं जिनको कंफ्यूजन होता है 6 और 7 में, इस चीज को यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं। देखो टोटल राइट्स कितने हैं, 6 हैं, इस चीज को याद रखना। लेकिन शुरू में 7 थे, शुरू में क्या थे, शुरू में 7 थे। राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है, अब सिर्फ 6 हैं, तो इस चीज को याद रखना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप 7 मत टिक लगाना, ठीक है, आप क्या कहना, 6 हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत नागरिक उच्चतम न्यायालय में अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए याचिका दायर कर सकता है, तो कौन सा है अनुच्छेद, कौन सा है आर्टिकल, वो आर्टिकल 32 है, ठीक है, आर्टिकल 32, नहीं ऑप्शन ए सही है इसका, ठीक है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है, इस चीज को याद रखना, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। आर्टिकल 32 यहाँ पे लिख सकते हैं, आर्टिकल 32, ठीक है, आर्टिकल 32 डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट SC यानी सुप्रीम कोर्ट फॉर राइट्स, ठीक है, यानी आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है, इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे थोड़ी ये चीजें आप समझिए कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है, किसे, आर्टिकल 32 को, इस चीज को याद रखना, क्या कहा है, आत्मा कहा है, ठीक है, किसकी आत्मा, संविधान की आत्मा कहा है, आत्मा कहा है, ठीक है। देखो खुद सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर अधिकार टूटा, तो इतना याद रखना, यानी कि यहाँ पे खुद तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास अगर आपका अधिकार टूट रहा है, ठीक है, आपके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से जान रहे होंगे, अभी हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा है, अभी अभी हमने इस क्वेश्चन को देखा है, ठीक है। तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, वो है संपत्ति का अधिकार, ठीक है, नहीं, ऑप्शन सी सही है। देखो पहले ये चीज था, मैंने क्या कहा, इसको हटा दिया गया है, ठीक है, ये हटा दिया गया है, तो अभी मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 हैं, ठीक है, ये हटा दिया गया है, संपत्ति का जो अधिकार है इसे हटा दिया गया है, ठीक है। ये नॉट फंडामेंटल राइट, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, जो राइट टू प्रॉपर्टी है नॉट फंडामेंटल राइट, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है। इसे हटाया कैसे गया, इस चीज को भी देख लेते हैं। देखो जो 44वें हैं संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन 1978 से इसे हटा दिया गया है, ठीक है। अब ये सिर्फ कानूनी अधिकार है, यानी लीगल राइट्स, ठीक है, कानूनी अधिकार है, इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें जो भी कंटेंट है वो सारा आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम से रिलेट ना करता हो,
ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे 25 नंबर तक के क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। अब आप इस वीडियो को लाइक करिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इससे 26 नंबर से क्वेश्चन से आगे हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, हम और भी ज़्यादा वीडियो लेके आएंगे। ठीक, हम एक क्लास में 50 से 100 MCQ लेके आएंगे। ठीक है, लेकिन आप इस चैनल को सपोर्ट करिए। ठीक है, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।